अच्छा भाई, हमने लास्ट क्लास में, उससे लास्ट क्लास में हमारे पास एक पहली टेक्निक पढ़ी थी, हमने दो टेक्निक्स डिस्कस करी थी। और उस दो टेक्निक्स में हमारे पास पहली थी एंटर क्वार्टाइल रेंज, और उसको हमने फोकसली डिस्कस किया था फॉर स्क्यूड डेटा, यानी कि जहाँ पर स्क्यूनेस नज़र आ रही हो। लेकिन हमने वहीं पर उसी की रिप्लेसमेंट एक बात करी थी उसी के अगेंस्ट, कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो कौन सी टेक्निक जो है हमारे पास ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो वो जो फ़ायदेमंद होगी वो क्या है, जेड स्कोर। तो इसको क्या कहते हैं, जेड स्कोर टेक्निक कहो, जेड स्कोर मेथड कहो, एक ही चीज़ है। तो यहाँ क्या है, किस पे काम करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है जहाँ पर क्या हो, डेटा के बीच में सेंट्रल टेंडेंसी लाए कर रही हो, सही। तो बीच में सेंट्रल टेंडेंसी होगी क्योंकि इसका फॉर्मूला ही क्या है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बिहाफ पे बना हुआ है, इसलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है। तो ये पॉइंट लाजमी है, यानी कि अगर कोई इंटरव्यू में, डेटा साइंस के इंटरव्यू में, तो हमसे पूछे कि भाई जेड स्कोर, चलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो है, लेकिन क्यों इस्तेमाल कर रहे हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो उसका रीज़न क्या है। उसका जवाब ये है कि भाई तुम्हारे पास सेंट्रल टेंडेंसी बीच में लाए करना और स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि हम बीच से स्टैंडर्ड डेविएट देखते हैं कि कैसे डेविएट हो रहा है, हमारा पॉइंट्स कहाँ जा रहे हैं, तो वो बीच वाली लाइन से देखते हैं हम। तो इसलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड जेड स्कोर में नेसेसरी है, सही। तो अब यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग के इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। यहाँ देख सकते हो टाइप्स। टाइप्स क्या है हमारे पास, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, जब मेरी सेंट्रल टेंडेंसी क्या हो, हमें शेप पता है कि बीच में लाए कर रही हो, मीन मेरा बीच में आ रहा हो डेटा के दरमियान में। यूनिफॉर्म क्या होता है, सब बराबर ही हो, यानी ग्राफ अगर बनाएं हम, चार्ट देखें, तो हमारे पास हिस्टोग्राम में क्या हो कि सारा एक ही पैरेलल डेटा हो, यानी कि एक ही पॉइंट पे सबमिट कर रहे हो। ऐसा हर केस में नहीं होता। बायनोमियल हो सकता है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, स्क्यूनेस वाला, सही। एक्सपोनेंशियल यहाँ स्क्यूड नहीं लिखा हुआ, तो एक्सपोनेंशियल का मतलब है एक जगह डेटा की क्या हो रही है, हमारे पास ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज़ लाए कर रही हैं, तो उसको एक्सपोनेंशियल भी कह सकते हो तुम स्क्यूनेस के साथ साथ, सही। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल में रोलिंग अ डाई, ये तुम्हें स्टैटिस्टिक्स की हर एग्जांपल में, मेन कॉमन एग्जांपल में नज़र आएगा। एक तो सिक्के की, कॉइन की एग्जांपल, या फिर तुम डाई की एग्जांपल ले लो, दोनों पॉपुलर एग्जांपल हैं। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई यहाँ पर तुम्हारे पास 6 हैं, यानी कि क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी होती है कि भाई एक आने के चांसेस कितने, रोलिंग अ डाई, यानी कि जब डाई रोल किया जाए तो उसमें एक कब आएगा, कितना चांस है एक आने का। तो प्रोबेबिलिटी इसको कहते हैं, चांसेस को। ये आगे समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होगी, वहाँ प्रोबेबिलिटी की ज़्यादा बात है। तो क्या समझना है कि भाई जैसे कॉइन की एग्जांपल लो, तो उसमें अगर मैं पूछूं कि हेड या टेल आने के चांसेस कितने में से हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी होती है वहाँ, 2 की। हेड टेल कितना हुआ, 2। यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी है, तो देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वही बना हुआ है, यानी कि हर चीज़ के आने के चांसेस क्या है, 6 में से हैं, सही। तो चांसेस का मतलब क्या होता है कि कितनी पॉसिबिलिटी उसकी है, यानी कि कितनी टोटल अमाउंट है। तो हमारे पास 6 होते हैं नंबर्स, टोटल हमारे पास 6 फेसेस होते हैं डाई के। तो वो 6 फेसेस का मतलब है कि भाई प्रोबेबिलिटी हमेशा एक के आने की क्या होगी, 1/6। 2 के आने की क्या है, 2/6 नहीं होगी, 1/6 ही होगी, यानी कि 6 में से एक दफ़ा आ सकता है वो, सही। 3 के आने की क्या है, वही सेम है। 7 की अगर पूछे कोई, तो भाई 0 है, 7 होता ही नहीं है, 7 छक्के में होता ही नहीं है डाई में, तो इसलिए 7 की आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 ही होगी। यानी कि क्यों 0 होगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या बनेगा, 0/6। बात क्लियर है। तो 0/6 होगा तो 0 ही होगा ना। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा क्या देखा जाता है, प्रोबेबल, कितने चांसेस हैं, यानी किसके कितने में से आने में से चांसेस हैं। तो वो बड़ी एग्जांपल, इससे तुम्हें आराम से ये याद रहती है चीज़ डाई की एग्जांपल से, सही। तो देखो यहाँ कैलकुलेट करके ऐसे भी दिया हुआ है, ये क्यों दिख रहा है, ये क्यों दिखाना चाह रहे हो। अगर तुम यहाँ पे गेट करो और तुम मुझे बताओ प्रेडिक्ट करके कि इसका ग्राफ क्या बनेगा, बताओ। अभी मैंने टाइप्स दिखाई थी ना डायग्राम में, पिक्चर दिखाई थी तो पिक्चर में मैंने 4 दिखाए तुम्हें कि ये हो सकता है नॉर्मल,
यूनिफॉर्म, बायनॉमियल। अब तुम बताओ, इतना पढ़ लिया है हमने डेटा साइंस में, तो ये जो प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है और मैं इसका चार्ट बनाना चाहूँ तो कौन सा हमारे पास चार्ट नज़र आएगा, कौन सी टाइप का आया, कि वो बायनॉमियल होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, नॉर्मल होगा। तो इससे तुम्हें ये पता, हम मुझे ये पता चल जाएगा कि तुम लोग अब ये तुम 50-60% से ज़्यादा आ गए हो डेटा साइंस। बताओ, वैल्यूज़ को देख के ग्राफ इस वैल्यूज़ पे प्लॉट होगा प्रोबेबिलिटी पे, तो अब प्रोबेबिलिटी पे क्या प्लॉट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होगा। गुड, यूनिफॉर्म क्यों होगा, क्योंकि सारी वैल्यूज़ कहाँ जाके टकराएंगी, एक ही जगह टकराएंगी ना। तो इसको देखो आगे, यूनिफॉर्म होगा, सही बताया, यूनिफॉर्म होगा क्योंकि हर वैल्यू का लेवल क्या है, एक ही है ना। 1 का भी 0.17 है, हाँ ऊपर नीचे चेंज हो रहे होते फिर हम नहीं बोलते यूनिफॉर्म है। तो स्टैटिक, यूनिफॉर्म का मतलब स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन है, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तुम्हारा। सही, तो यहाँ क्लैरिटी हो रही होगी तुम्हें कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन को भी याद रखना है कि हमारे पास कैसे हो रही होती है। अब देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें पता है, बेल कर्व होता है, इस पे ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल विथ आउटलायर पे हम कर क्यों रहे हैं, जेड स्कोर मेथड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका रीज़न ही यही है कि भाई हमने आउटलायर डिटेक्ट करना है। सही, तो जेड स्कोर मेथड क्या बताता है वो चीज़ हमें देखनी है। वो क्या बताता है, वो ये बताता है, उसका रूल याद रख लो बस। ये जो तुम्हें ग्राफ के अंदर नज़र आ रहा है ना, ये रूल बनाया गया है, यानी कि स्टैटिस्टिशियन ने एक रूल डिसाइड किया है जेड स्कोर मेथड का कि भाई ये पॉसिबिलिटी है, अगर इसके बाहर होगा कुछ तो वो आउटलायर है। क्या देखो, पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पर रेंजेस बनी हुई हैं। देखो क्या चीज़ नज़र आ रही है, सिग्मा क्या होता है बताओ, सिग्मा किसको कह रहे थे हम, सिग्मा क्या होता है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में, मीन। तो हमारे पास मीन अगर इधर चला गया इसका मतलब है तो वो हमारा नॉर्मल तो है ही नहीं, मीन तो बीच में लिखा हुआ है, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा में मीन बीच में ही लाया करेगा हमेशा, ये तो डिसाइडेड ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि मैंने शुरू में स्लाइड के शुरू में यही बात कही थी कि ये जो फॉर्मूला है ये किस पे बेस करता है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। क्योंकि हमारे पास, हमने जब मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में डिस्कस किया था तो हमारे क्या थे, हमने क्या देखा था, मीन से कितना डेविएट कर रहे हैं पॉइंट्स। बात क्लियर है, कितना डिस्पर्जन हो रहा है, कितना दूर है। तो ये दूरी जो है वो देखो यहाँ पर इस रेंज में डिवाइड कर दिया, यानी कि फॉर्मूला बनाने वाले ने ये डिसाइड कर दिया कि भाई आउटलायर्स जो होंगे ना, उसने बोला कि -3 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा या पॉजिटिव, तो किसके लिए, माइनस लोअर वैल्यूज़ के लिए और पॉजिटिव बड़ी वैल्यूज़ के लिए। यानी कि मीन से बड़ी जो है वो पॉजिटिव में, मीन से छोटी जो है वो क्या है, नेगेटिव में। सही, तो वो क्या है, यहाँ पर देखो डेटा क्या है, अगर तुम इस रेंज को लेते हो फॉर्मूले में तो इसका मतलब है तुमने कितना डेटा कवर किया, 68.3%। इसका मतलब है पूरा डेटा तुमने कवर नहीं किया। फिर देखो क्या है, अगर तुमने ये वाली रेंज ली -2 सिग्मा और +2 सिग्मा, यानी कि लोअर और अपर बाउंड, तो इसका मतलब है कितना डेटा कवर किया, 95.5%। लेकिन अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारे पास अच्छा नहीं होगा कि तुमने कहीं कोई जो नेसेसरी वैल्यूज़ थी उसको भी ख़त्म किया, वो कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ तुम्हारी रेंज कौन सी बेस्ट है बताओ। अब तो हमें 99.7% जब कवर हो रहा है जहाँ डेटा, तो इसका मतलब है मैं हमेशा डेटा सेट पे कौन से रूल पे काम करूँगा, वो इस रूल पे काम करूँगा। हाँ, फिर ऑप्शन होगा, वही चीज़ पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था मैंने कि क्या ऑप्शन होगा कि अगर आगे ये वैल्यूज़ और डिस्टर्बेंस करनी है, अगर मतलब हो सकता है मे बी पॉसिबल कि भाई हमने ये रेंज लियो और इससे आउटलायर्स हटाए हों लेकिन बात नहीं बन रही हो, फिर हम क्या करेंगे कि यार दूसरी वैल्यूज़ भी ना मसला करनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, उससे अंदर वाली रेंज पे आ जाएंगे। कौन सी वाली, 95.5%। बात क्लियर है। तो ये डायग्राम पूरा समराइज़ कर रही है जेड स्कोर मेथड को, यानी कि डेटा की कवरेज पे ये रेंज बनाई गई है। फॉर्मूला रेंज जो बनाई गई है, अब फॉर्मूला बना कैसे वो नहीं करना, हम क्या कह रहा है वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। सही,
तो रेंज याद रखनी है तो हमेशा क्या करते हैं, पहला स्टेप यही होता है कि हम लोअर रेंज ये रखें और अपर रेंज ये रखें, क्योंकि हमारी कवरेज, क्योंकि हमें ये पता है कि 99.7% डेटा की कवरेज हो रही, क्योंकि जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो वहाँ आउटलायर्स कम होते हैं। बात क्लियर है, लोअर भी कम होते हैं और हायर भी कम होता है। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ हमारे पास जेड स्कोर मेथड हम जब भी किस पे इस्तेमाल करते हैं, अब क्लियर हो रही होगी बात कि यार जेड स्कोर मेथड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ यहाँ क्वार्टाइल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। तुमने जब वीडियो देखी होगी तो IQR में क्वार्टाइल्स थे 75% और 25%, वहाँ ये रूल नहीं था मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का, इसलिए वहाँ पर हमारे पास हम मीन को यूज़ ही नहीं कर सकते। जब भी स्क्यूड डेटा आ रहा है, एक्सपोनेंशियल डेटा है, वहाँ तुम्हारा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का सवाल ही नहीं है। वहाँ तुम अपने दिमाग से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को हटा ही दो, क्योंकि वो सिर्फ चेक करने के लिए हो सकता है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता वो कुछ। बात क्लियर? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिंपल टू कैलकुलेट, फॉर्मूला बहुत आसान है, सुइटेबल फॉर डेटा सेट्स विथ रिलेटिवली सिमेट्रिकल, ये भी क्लियर है। नॉट रॉबस्ट टू नॉन नॉर्मल, यानी नॉन नॉर्मल पे कभी भी अप्लाई नहीं करना, आंसर गलत ही आएंगे तुम्हारे। तो ये चीज़ें याद रखनी है, तो तुम्हारे पास पूरी क्लैरिटी होगी कि IQR अप्लाई करना है भाई हमें। अगर नॉट नॉर्मल में कुछ भी हो, अब सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आंख बंद करके जेड स्कोर को इस्तेमाल कर लो, सही। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि भाई क्यों नहीं करना, सेंसिटिव टू एक्सट्रीम आउटलायर, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हुआ तो ये नहीं कर सकता भाई, तो वो तुम्हारी गलती होगी। क्यों? क्योंकि डिसप्रोपोर्शनलिटी अफेक्ट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि जब स्क्यूड होगा तो इफेक्ट पड़ता है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में, और तुम उस पर रूल नहीं बना सकते। बात क्लियर है? तो यहाँ पर ये वाली चीज़ें जेड स्कोर की हमारे पास पॉइंट्स ये हो गए क्लियर। और यहाँ पर अब देख लो फॉर्मूला हमारे पास किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर भी हमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड सेट करना पड़ेगा, वैसी फॉर्मूला बनाकर जैसे अभी तुमने देखा। तो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास हमने यहाँ पर देखो कुछ और चीज़ें भी एक्स्ट्रा तुम्हें यहाँ पर पता चल जाएंगी। पहले तो हमने लोड किया, अब यहाँ पर देखो इंस्पेक्ट द डेटा सेट में एक व्यू यूज़ करते थे, यहाँ दो चीज़ें और आ गई। STR का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर, और यहाँ समरी में क्या होगा, हमने IQR करते वक्त भी निकाली थी, एक कॉलम की निकाली थी, उसमें क्या होता है हमारे पास मिनिमम, मैक्स, मीन, मीडियन, मोड सब चीज़ें आ जाती हैं। तो वो यहाँ पर भी इस तरीके से आ जाएंगी अगर स्ट्रक्चर चलाएंगे। तो स्ट्रक्चर में देखो हमारे पास क्या होता है, इससे क्या आसानी होती है तुम्हारी कि भाई तुम्हारे पास जितने कॉलम हैं उसकी डेटा टाइप यानी क्लास जो हमने बेसिक में देखा था, और उसके आगे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि डेटा किस टाइप का चल रहा है। तो व्यू से ज़्यादा बेहतर व्यू रिप्रेजेंटेशन शायद यहाँ पर होती है स्ट्रक्चर में। और दूसरी चीज़ समरी, तो समरी में देखो कॉलम वाइज जो तुम एक एक पे करोगे वो पूरे डेटा सेट पे लगा दिया, तो फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, मीन, मीडियन हर कॉलम का है, यानी कि तुम्हें हर कॉलम का मीन मीडियन है, यानी कि जेड स्कोर अगर लगाना है तो तुम्हें मीन आराम से मिल जाएगा। किसी भी कॉलम का मीन उठाना है, किसी भी कॉलम पे काम करना है, तुमने मीन लगाया, निकाला इसके अंदर से और कर लिया। लेकिन यहाँ नहीं नज़र आ रहा, कैटेगोरिकल में ये सब चीज़ें नहीं होती, यहाँ कैलकुलेट नहीं करेगा क्योंकि वो नंबर्स नहीं है, सही। तो वो नंबर्स पे ही तुम्हें निकाल के देगा, बाकी सारी वैसी हो। तो देखो अब हमारे पास क्या है भाई, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास सारी चीज़ें किस तरीके से वर्क करेगी। अच्छा एक मिनट रुको, शायद ये मुझे लग रहा है उस फाइल में कोई और ही सा डेटा चला गया। देखो हमने यहाँ तक किया था, यहाँ तक बात करी थी। इसके बाद हमने क्या करना है, कोई भी टारगेटेड कॉलम लेना है और हमने क्या अप्लाई करना है कि भाई हमारे पास कौन सा कॉलम जो है जो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम कौन सा होगा, वो आर्स स्टडीड है मेरे पास जो है सिनेरियो में। तो मैं यहाँ पर हिस्टोग्राम रन करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि भाई ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर मैं जेड स्कोर टेक्निक अप्लाई कर सकता हूँ। और उससे ज़्यादा आगे मैंने एक और चीज़ बताई थी कि भाई हम प्लॉट पे और अच्छा बेहतर तरीके से क्या देख सकते हैं, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को
प्लॉट करवा सकते हैं, यानी कि तुम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन को और बेहतर तरीके से देख सकते हो। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि भाई ये बेल कर्व है, सही। तो यहाँ मुझे पता है कि ये जो रेंज है ये 99.7% की है, यानी कि +3 और -3, लोअर और अपर। और फिर बीच में अगर लोगे तो वही चीज़ है जो प्रेजेंटेशन में नज़र आ रही थी, वही चीज़ तुम्हें यहाँ पर नज़र आ रही है। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा तुम्हारा मीन निकालना। दोनों फॉर्मूले में दोनों चीज़ें हैं, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें पहले तुम्हें निकालनी है। तो यहाँ पर तुमने क्या किया, आवर्स स्टडीड का पहले मीन कैलकुलेट किया कि भाई आवर्स स्टडीड का क्या आ रहा है, तो 19.9753 ये मीन आ गया। इसका मतलब है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो मेरा डेफिनेटली यहाँ पर ये जो बीच की लाइन आ रही है यहाँ मीन लाई कर रहा है, और वो प्रूव हो रही है बात। 20 है ना यहाँ, तो 19 आ रहा है, इसका मतलब है सेंट्रल टेंडेंसी है, बीच में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड में लाई कर रहा है। और फिर उसके बाद अटेंडेंस को हटाकर हमने यहाँ पर आवर्स स्टडीड किया, और नीचे तुम्हें फॉर्मूला भी नज़र आ रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को तुमने कैलकुलेट किया, दोनों चीज़ें आ गई, मीन हमारे पास आ गया, और डेविएशन भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा होती नहीं है। हमें इससे ये पता चल रहा है कि हमारा डेटा ज़्यादा डेविएट नहीं कर रहा है, मतलब करीब करीब होंगे पॉइंट ज़्यादा दूर नहीं होंगे, 5 की डेविएशंस हैं, सही। तो अब देखो फॉर्मूला ये वही चीज़ है, लोअर बाउंड लगाना है तो क्या लगाओगे, माइनस। और क्या था, माइनस क्या था तुम्हारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू। प्रेजेंटेशन में यही था भाई, यहाँ पर हमें जो नज़र आ रहा था क्या था, 3 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, 3 इंटू सिग्मा। इसका मतलब है यही कि सिग्मा क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, तो 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू कर लो। बात क्लियर है। और माइनस किससे करना है, मीन की वैल्यू से, यानी कि जो भी आंसर आए उसको मीन की वैल्यू से, तो तुम्हारा लोअर बाउंड आएगा, सही। तो लोअर बाउंड हमारे पास इस तरीके से आएगा, और लोअर बाउंड को तुम यहाँ पर करोगे तो तुम्हारा देखो लोअर बाउंड डिसाइड हो गया कि यार इससे छोटी वैल्यू जो होगी ना वो मुझे अपने डेटा में नहीं रखनी है, वो लोएस्ट एक्सट्रीम है, आउटलायर, सही। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास अपर बाउंड है। तो अपर बाउंड में फॉर्मूले की चेंजेस क्या होंगी, माइनस से प्लस, यानी कि बड़ी वैल्यूज़ की रेंज। तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, अपर बाउंड का मिल जाएगा। क्या मिला कि भाई इससे ऊपर का डेटा क्या है, वो मेरा अपर बाउंड है, यानी कि उसको मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। बात क्लियर है। तो ये चीज़ बड़ी आसान सी, इंटर क्वार्टाइल रेंज से बहुत छोटा सा है ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी, ख़त्म बात। यहाँ तुमने क्या करना है, यहाँ वही स्टेप करना है जो लास्ट क्लास में मैं समझा रहा था, किसके लिए, आउटलायर्स के लिए भी, और IQR में भी मैंने समझाई थी कंडीशन कि यहाँ हमने कॉलम को लेना है आवर्स स्टडीड, और यहाँ पर भी हमने आवर्स स्टडीड को लिया, इसी को कॉपी करके। तो क्या है भाई, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंडीशन वही लगा रहे हैं कि भाई लेस देन लोअर बाउंड और ग्रेटर देन। तो ये कंडीशन रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सबसे छोटी लोअर बाउंड से और बड़ी दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैंने क्या किया, और करके चलाया इसको, तो मेरे पास नीचे आ गई ये वैल्यूज़ मेरी। इसका मतलब है जो रेंज थी वो आ गई। और अलग अलग भी चेक कर सकते हो, अगर तुम्हें ये देखना है कि भाई सेपरेट कंडीशन चला के, तो मैं यहाँ अलग भी वेरीफाई कर सकता हूँ कि यार मेरा सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर लाकर इसको एग्जीक्यूट कर दूँ, तो ये मेरा सिंगल बता देगा कि देखो क्या दे रहा है, सिर्फ 1 2 घूम रहा है बस। क्यों, क्योंकि मेरा क्या आया था, लोअर बाउंड 2 से ज़्यादा है पॉइंट में, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, 2 को भी लोअर वैल्यू में काउंट कर रहा है, यानी कि लेस देन लोअर बाउंड। बात क्लियर है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास, और तुम इसको करोगे तो ये क्या होगा, 37 से ऊपर जाएगा। तो 80% जो तुम कर रहे होते हो ना मेहनत, वो एनालिसिस में ही होती है। तो वो देखो यहाँ 37 से पॉइंट से ऊपर वैल्यू है, तो वो क्या कर रहा है, 37 को नहीं लेगा, 38 39 43 ये एक्सट्रीम है, सही। तो ये उसके लिए, और लॉजिकली देखो सही है, आवर्स स्टडीड में यहाँ पर अब वो डेटा के हिसाब से प्रूवन होगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से आ रहा है, ये किया है तुमने, ये वाला काम किया है। देन क्या करना है तुमने, देन तुमने चेक करना है भाई मीन विथ आउटलायर्स के हटाने पे फ़ायदा होगा या नहीं होगा।
तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर हम देख लेंगे कि यहाँ हमारे पास सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा। तो मेरे पास मीन विथ आउटलायर्स क्या आ रहा था, वही 19 पॉइंट आएगा। और मैं यहाँ पर आकर क्या कर लूँ, आर्स स्टडीड वाले को कर लूँ। तो अब जब मुझे आउटलायर्स, पहले मैं आउटलायर्स देखने थे तो मैंने कंडीशन दूसरी लगाई थी, लेस देन और ग्रेटर देन। अब मुझे आउटलायर्स नहीं चाहिए, तो अब मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर माउंट, यानी कि मुझे उससे बड़ी वैल्यूज़ चाहिए, और क्या, लेस देन इक्वल टू अपर माउंट, यानी कि दोनों के दरमियान वाली वैल्यूज़ चाहिए। सही। तो यहाँ पर आकर इसको रखेंगे, इसको मीन को देखेंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन ऐसे होगी, हमने आँख बंद करके डिलीट नहीं करने। तो ये बहुत डिटेल में बता चुका हूँ मैं। तो मीन विद आउटलायर्स और मीन विदाउट आउटलायर्स, तो देखो क्या है, पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है, यानी कि आउटलायर्स को हटाएंगे तो क्या है, फ़र्क नहीं पड़ रहा। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, वो और ज़्यादा प्रूवन चीज़ है। सही। तो मीडियन करो, मीन करो, जितने मैट्रिक्स हैं सबको कर लो वेरीफाई। तुम्हें अगर रिजल्ट आउटपुट नहीं मिल रहा, अगर ये ज़्यादा होता, यानी कि ये जाता किस पे, 19 यहाँ आ रहा होता और यहाँ 21, 22, 23 आ रहा होता कुछ, फिर मैं करता। पॉइंट में चेंज होना कोई फ़र्क नहीं है, 97 और 95 ये कोई इतना बड़ा नहीं है। अगर तुमने हटा दिया तो मसला होगा। यानी कि ये जो हैं आउटलायर्स हमारे पास, और कैसे प्रूव कर सकते हो, मतलब अगर तुमसे बोलेगा भाई कैसे डिसाइड कर लिया तुमने ये है मीन में, तो लॉजिकली भी बताओगे डेटा पे। क्या बताओगे लॉजिकली, कि अगर मैं बड़ी वाली कंडीशन लूँ ये, तो यहाँ पर ये हो सकता है पॉसिबिलिटी भाई कि इतने घंटे पढ़ रहा है, घंटों की मिकदार थोड़ी होती है, 102 घंटे भी हो सकते हैं। कितने दिन पढ़ रहा है ये डिपेंड करता है, वो वीकली पढ़ रहा है, आर्ली पढ़ रहा है, मंथली तो तुम्हें कॉलम पे भी काम करना होता है। जब डेटा आता है तो तुम ये देखोगे, सवाल ये करोगे डेटा देने वाले से कि भाई ये वीकली डेटा है, आर्ली, अभी जैसे हमें नहीं पता इस डेटा सेट में ये आर्ली कैलकुलेट किया हुआ है आवर्स हैं, वीकली कैलकुलेट किए हुए आवर्स हैं, या कौन से आवर्स हैं। तो प्रेजेंटेशन में तुम्हें यही पकड़ेंगे कि भाई आर्ली कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या ऐसा डेटा है, तो ये चेक करना होता है। तो अभी हम जो देख रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम बोल सकते हैं सही है, सही कर रहा है ये। 43 भी घंटे पढ़ सकता है कोई हफ्ते में, एक दिन में नहीं पढ़ सकता, हफ्ते का होगा ये, मंथली होगा ये। सही। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम मीडियन से भी चेक कर सकते हो, मीन है। अब यहाँ देखो मीन फ़ायदेमंद है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड था तो मीन पे कहानी तुम्हारी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि लाए बीच में ही करता है, एडवांटेजेबल है। स्क्यूड डेटा होता तो वेरिफिकेशन में कौन आ जाता है, मीडियन बेस्ट अप्रोच हो जाती है। सही। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है, इसी से तुम्हारा सारा होगा काम। तो यहाँ पर देखो सब चीज़ें कर ली हमने। अगर रिमूव आउटलायर्स करने, वो भी मैं बता चुका हूँ कि रिमूव के लिए कंडीशन में क्या चेंज होना होता। रिमूव के लिए हमारे पास जैसे हमने यहाँ किया है उसी डेटा को सेव करना है हमें, तो हम ऐसे करेंगे, और सेव करना भी सिखा चुका हूँ लास्ट कि फ़ाइल में कैसे सेव करते हैं। तो वो दोबारा यहाँ पर नहीं बता रहा कि सेविंग कैसे होती है, नई फाइल कैसे बनाई जाती है, तो वो सब चीज़ें कर चुके हैं। तो ये तुम्हारे पास तुम्हारा ये स्टेप है। हाँ, एक और चीज़ क्या कर सकते हो, लेंथ, कि पहले कितना था। जैसे तुमसे किसी ने पूछ लिया कि भाई टोटल डेटा पॉइंट्स वैसे कितने हैं, तो मेरा डेटा सेट इतनी मिकदार का है 6607, और रिमूव करने के बाद कितने रह गए। तो नया डेटा देखो कहाँ रखा है मैंने, इस वेरिएबल में रखा है। सही। तो अब इस वेरिएबल में रखा है, तो मैं यहाँ पर इस वेरिएबल में चेक करूँगा कि यार कितना रिमूव किया है। मेरे ख्याल से ये वाली नहीं चलाई है, पहले इसको चलाना होगा। अब मैं ये देख सकता हूँ कि भाई कितने मेरे पास बच गए। तो देखो क्या हुआ, मुझे डिफरेंस पता चल जाएगा। 6607 थे, अब कितने, 6582, यानी कि इतने रिमूव कर दिए, यानी कि इतना डेटा हमारा चला गया। और फिर उसके बाद हम आगे मज़ीद फाइल सेव करने वाला काम वो तुम IQR में भी कर सकते हो। यहाँ पर भी जैसे ये वाला क्या करते हैं हम, उसके लिए स्टेप क्या होता है, पहले सेट वर्किंग डायरेक्टरी करनी होती है, देन कोई नई फाइल बनानी होती है, और फिर उसमें करते हो। और उससे पहले
जो मैंने सिखाया था क्या करना होता है, एन ए वैल्यूज़, यानी कि सेव करने से पहले खाली को नहीं सेव करना, खाली करोगे भी तो बार बार अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एन ए में फिल करना पड़ेगा। तो एन ए वैल्यूज़ से फिल कर देते हैं और हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़ भी सीख चुके हैं कि कैसे मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करना होता है। सही, तो ये जेड स्कोर मेथड यहीं पर हमारा क्या एंड हो रहा है, एंडिंग हो चुकी है हमारी किसकी, पूरी पढ़ा दी तुम लोगों को क्या है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सबसे लास्ट चीज़ यही तुम्हारी जेड स्कोर मेथड था। तो ये हो गई। इंशाल्लाह फिर आगे की क्लासेस में हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे करेंगे और उसको देखता हूँ कि इन्फ्रेंशियल पहले करनी चाहिए या फिर हम मॉडल प्रिडिक्शन पहले कर लें, वो देखते हैं। और ये इसको करो, जेड स्कोर मेथड को कॉलम देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड और उसमें इम्प्लीमेंटेशन करो।